बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हमने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 को डिस्कस करना है और एंड पे हमने ये पढ़ना है कि हाउ टू इस्टेब्लिश अ कमर्शियल बैंक। इस ये लेक्चर मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा और इन द एंड मैं ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो नोट्स वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूँगा, आप सबसे पहले वो नोट्स अपने पास डाउनलोड कर लें, पीडीएफ में है। अगर जिसके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो वो प्रिंट निकलवा लें, ताकि जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ते जाएं तो आपको वो देख के आपको समझ आते जाएं सारे के सारे सेक्शंस। सबसे पहले यहाँ पे ये बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग का बिज़नेस क्या होता है, बैंकिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बैंक क्या होता है, वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सेक्शन 5 है जो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस का, वो आपको डेफिनेशन बताता है बैंकिंग की, कि बैंकिंग क्या होती है। सबसे पहले बैंकिंग किसी डिपॉजिटर से पैसे एक्सेप्ट करती है, उसको फिर वो आगे लेंड करती है, किसी को लोन देती है और इन्वेस्ट करती है, और फिर वो उनको पैसे वापस करती है ऑन डिमांड। लाइक जो भी बैंक्स में करंट अकाउंट होते हैं, जब भी बंदा जाता है तो वो उसको पैसे उस टाइम मिल जाते हैं जब भी वो डिमांड करता है। लेकिन कुछ सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उनमें आपको कुछ टाइम के बाद जाना पड़ता है, तब आपको जाके पैसे मिलते हैं। तो ये करंट और सेविंग अकाउंट्स, अगर यहाँ पे अगर कहा जाए ऑन द डिमांड, इट मीन्स वो करंट अकाउंट्स वालों को रेफ़र किया जा रहा है, और अगर कहा जाए ऑन टाइम देन इट इज़ रेफर टू द अकाउंट होल्डर्स हु आर हैविंग द सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो वो उनको सेविंग अकाउंट्स वालों को यहाँ पे बताया जा रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है, आपने बैंकिंग का बिज़नेस करना है। बैंकिंग का बिज़नेस किसे कहते हैं हम, टू एक्सेप्ट एंड लैंड द मनी। ठीक है, एक्सेप्ट एंड लैंड द मनी एंड इन्वेस्टमेंट में खर्च करना और किसी को पैसे देना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, बैंकिंग का बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग कंपनी दीज द वन विच डज द बैंकिंग बिजनेस। अब बैंकिंग कंपनी वो होती है जो बैंकिंग का बिजनेस करती है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं, लाइक एटीएम हो गए या दूसरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो गए, मोबाइल ऐप्स हो गई, उनको भी आप क्या कहते हैं, ये इसी सेक्शंस के अंदर फॉल करती हैं। अब सेक्शन के 7 क्या कहता है, इन एडिशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इन एडिशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंक कोई और बिजनेस भी कर सकती है। उसकी जो सब्सिडरीज़ हैं वो बहुत सारे और बिजनेस भी कर सकती है। वो कौन कौन से बिजनेस हैं, वो इसके बी में प्रोवाइड किए गए हैं। अब सेक्शन 8 कहते हैं आपको बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अब जो वर्ड टू यूज़ अ नेम बैंक इन इट सेल्फ, जो भी बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो अपने साथ क्या लगाती हैं, वर्ड बैंक का लगाती हैं। अब ये हर कोई बैंक का वर्ड नहीं लगा सकता, सिर्फ वो बैंक का वर्ड लगा सकते हैं जिनको सुप्रीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो लाइसेंस देती है बैंक का वर्ड इस्तेमाल करने के लिए, वो ही क्या कह सकते हैं, उस वर्ड बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो कौन सा है, हाउ टू इस्टेब्लिश अ कमर्शियल बैंक, और उसके प्रैक्टिकल सेक्शंस कौन से हैं इस बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में, हमने उन पर ज़्यादा फोकस करना है। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। अब जो भी कंपनी जिसको बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑथोराइज़ करेगी कि हाँ आपने बैंक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी अपने अपने बैंकिंग कंपनी के साथ, लाइक HPL, हबीब बैंक, एलाइड बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक, लाइक ये जो सारे क्या हैं, ये इनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद क्या किया है, लाइसेंस दिया हुआ है कि आप अपने साथ वर्ड बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वर्ड बैंक का वर्ड कोई भी अपने साथ, कोई भी अपने नेम के साथ कंपनी अपने साथ बैंक का वर्ड इस्तेमाल करेगी तो वो इलीगल होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है सेक्शन 13 को, मिनिमम कैपिटल और उसके साथ साथ रिजर्व्स को देखना है। अब मिनिमम कैपिटल मतलब आपको बैंक ओपन करने के लिए आपको कितना पैसा रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम कहते हैं ना कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। अब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम वो बताती रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि फ़िक्स कर देंगे, तो फिक्स करने से पैसे की वैल्यू कम ऊपर नीचे होती रहती है। फॉर सपोज अगर 1962 में ये बैंकिंग कंपनी की ऑर्डिनेंस बनी है, तो उस टाइम 1 करोड़ की क्या वैल्यू थी और आज 1 करोड़ की क्या वैल्यू थी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार दिया गया है, वो टाइम टू टाइम कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए बैंक को स्टार्ट करने के लिए, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। उसके बाद है रिजर्व्स के बारे में। अब रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स जो भी होते हैं, बैंक ने कुछ अपने साथ चीज़ें रखनी होती है। ठीक है, अपने साथ कुछ रिजर्व रखने हैं, चाहे अगर करंट अकाउंट वाले या कोई चीज़ जिसको पैसे चाहिए होते हैं, जो अपने पैसे डिपॉजिटर्स अपने उनको पैसे चाहिए, तो वो अपने पैसे उस टाइम आके निकलवा सकें, वो रिजर्व्स वगैरह भी उन्होंने मेंटेन करने होते हैं। अब रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, रिजर्व्स जो होते हैं उनके वो भी डिटरमाइन करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और वो क्या होते हैं, कैपिटल को मिला कैपिटल के साथ साथ और जो दूसरे अनइनकम्पर्ड जनरल रिजर्व्स होते हैं,
जो उनके पास जो रिजर्व्स जो भी होते हैं, जिनके ऊपर वो जो टैक्स से बरी हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिजर्व्स होते हैं। अब देखिए ना, अनइनकम्पर्ड जो भी रिजर्व्स होते हैं, इनकम्बर्ड जनरल एसेट्स जो भी होते हैं बैंक के, जिनके ऊपर वो बैंक ने टैक्स पहले से पे किया हुआ है, उनके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, अब रिजर्व्स बैंक ने मेंटेन करने होते हैं। अब रिजर्व बैंक मेंटेन करने का क्या मकसद है, रिजर्व्स को मेंटेन करने का यह मकसद है ताकि जो पब्लिक और जो बैंक है उसके बीच में ट्रस्ट बना रहे। अब पब्लिक को पता होगा कि हमने उनके पास पैसे रखे हुए हैं, अगर हमारे पैसे इधर उधर होते हैं तो उनके पास हमारे उतने एसेट्स पड़े हुए हैं रिजर्व्स में, तो वो अपने एसेट्स बेच के हमारा जो क्लेम है, जो हमारे पैसे हैं, वो हमें वापस मिल सकते हैं। अब सेक्शन 21 आपको रिजर्व फंड्स के बारे में बताएगा कि रिजर्व फंड आपने कितना रखना होता है। अब रिजर्व फंड मतलब आपने बैंक ने अपने पास रिजर्व में कैश कितना रखना होगा। ठीक है, अब बैंक को हर साल प्रॉफिट होता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से बैंक ने तकरीबन हर साल अगर उसकी फॉर सपोज वो एक टारगेट रखते हैं कि हमारे पास इतना रिजर्व फंड्स होना चाहिए। अब उस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके पास इतना रिजर्व फंड्स होना चाहिए, और उनको प्रॉफिट हुआ और उन्होंने देखा कि हमारे रिजर्व्स में कितने पैसे पड़े हैं, क्या वो जो टारगेट हमें दिया गया था, क्या उस टारगेट के जितने पैसे पड़े हुए हैं, क्या उतना हमारे पास रिजर्व फंड पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर उनके पास उतना रिजर्व फंड्स होता है या उससे ज़्यादा होता है, तो वो अपने प्रॉफिट में से 10% किसके लिए रखते हैं, रिजर्व फंड्स के लिए रखते हैं। क्योंकि साल ब साल क्या होती रहती है, पैसों की जो वैल्यूएशन होती है, लाइक अब वैल्यूएशन कहाँ से पता लगती है, हमें गोल्ड से पता लगती है। गोल्ड का वैल्यू कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपने हर साल, चाहे आपके ऊपर ही क्यों ना हो, चाहे आपके रिजर्व फंड्स आपकी जो टारगेट था उससे ऊपर ही क्यों ना हो, तो आपने हर साल उनके लिए कितने परसेंट रखने पड़ते हैं, 10% रखने पड़ते हैं। और अगर आपका जो टारगेट था उससे वो कम होते हैं, तो आपको कितने रखने पड़ते हैं, अपने प्रॉफिट में से कितना परसेंट रखना पड़ता है, 20% आपने रखना पड़ता है। 80% आप खुद आपस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में तकसीम होता है, बाकी जो 20% होता है वो रिजर्व फंड्स के लिए रखा जाता है। फॉर सपोज के मिसाल से रख सकते हैं कि एक बैंक का टारगेट था कि उसने रिजर्व फंड्स मेंटेन करने थे 1 लाख। अब 1 लाख तक तो वो रिजर्व फंड्स अपने मेंटेन नहीं कर सके, उनके कितने बन गए, अभी 80,000 उनके पास पड़े हुए हैं। और उनको बैंक को बिजनेस हुआ, जितना भी बिजनेस हुआ है उसमें से वो 20% रिजर्व फंड्स को दे देंगे। अगर उनको 1 लाख मिल गया, 1 लाख उन्होंने अचीव कर लिया, 1,05,000, 1,02,000, 1,10,000, तो फिर उन्होंने जो भी उनको प्रॉफिट हुआ है उसमें से उन्होंने 10% अपने रिजर्व फंड्स में रखने हैं। ठीक है, वहाँ पर जमा करने हैं। ये किसके बारे में था, ये था रिजर्व फंड्स के बारे में। अब होता है कैश रिजर्व। अब उन्होंने कैश में क्या क्या रखना है, कैश में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, अब कैश में उन्हें कितना पैसा रखना है। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया, एक होती है टाइम लायबिलिटी और दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी सेविंग अकाउंट्स वाली, और करंट लायबिलिटी किसकी, डिमांड लायबिलिटी किसकी, करंट अकाउंट्स वालों की। अब जो टाइम लायबिलिटी है, अब वो आपने, अब जो कैश रिजर्व जो स्टेटमेंट होती है ये हर हफ्ते तैयार होती है। ये क्या होती है, हर हफ्ते तैयार होती है, और हर हफ्ते आपको जितना कैश बनता है, जितना आपके पास कैश पड़ा होता है, उसमें से आपने कैश रिजर्व रखना होता है 2% एंड 5%। 2% फॉर द टाइम लायबिलिटीज़ एंड 5% फॉर द करंट लायबिलिटीज़। अब फॉर सपोज आपके पास 100 बिलियन आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपने उधर कैश टाइम लायबिलिटीज़ के लिए कितना कैश रिजर्व करना है, कितना पैसे रखने हैं, आपने उधर से टाइम लायबिलिटीज़ के लिए 2% रखने हैं, और उधर से आपने डिमांड लायबिलिटीज़ के लिए 5% रखने होते हैं। ठीक है, तो आपने 2 बिलियन, उसमें से 100 बिलियन में से 2 करोड़ किसके लिए रखने हैं, टाइम लायबिलिटीज़ के लिए, और आपने 5 बिलियन किसके लिए रखने हैं, अपने करंट लायबिलिटीज़ के लिए। अब करंट लायबिलिटीज़ मीन्स द लायबिलिटीज़ ऑफ द करंट अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, डिमांड लायबिलिटीज़। और उसके बाद क्या है कि कोई क्या कहते हैं टाइम लायबिलिटीज़, वो जो लायबिलिटीज़ जो सेविंग अकाउंट्स वालों की जो भी होती है उनकी आपको जो भी डिस्कस करना होता है वो 2% रखी जाती हैं। ठीक है, अब ये हफ्ते हफ्ते में रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं, कि हो सकता है वो आपके जिन्होंने आपके पास पैसे रखवाए हैं उनको कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आहिस्ते 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 से क्या कर रहे होते हैं, पैसे जमा कर रहे होते हैं अपने पास इस तरीके से। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद जो हमारे पास आता है मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विड एसेट्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कि वो ऐसे एसेट्स जिनको हम कैश में इजीली ट्रांसफ़र कर सकें, जिनको हम इजीली कैश कर सकें, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं। अब उनमें से कौन कौन सी होती है, अब जैसे पुरानी कार और नई कार के डिफरेंस देख लें, तो नई कार क्या होती है, लिक्विड एसेट, मोर लिक्विड एसेट होती है। लेकिन जो पुरानी कार होती है, पुरानी कोई भी आपकी चीज़ होती है, वो क्या होती है, लेस लिक्विड एसेट होती है। क्यों, क्योंकि उसको बहुत कम बेचा जा सकता है। तो उन्होंने लिक्विड एसेट्स को भी मेंटेन करना होता है। अब लिक्विड एसेट्स को कितना मेंटेन करना होता है, उन्होंने 20% ऑफ टाइम एंड करंट लायबिलिटीज़ जो भी होती हैं वो रखनी होती है। अब फॉर सपोज मैंने आप जैसे बताया 100 बिलियन उनके पास था, उनके पास कितना था, 100 बिलियन था। अब जो भी उनकी करंट और टाइम लायबिलिटीज़ जो भी हैं उनमें से उन्होंने कितना करना है, 20%।
ठीक है, कितना रखना है, 20% ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़ फॉर द लिक्विड एसिड्स। आपने टाइम और फॉर सपोज कितनी लाइबिलिटी बन गई, फॉर सपोज आपकी टाइम और डिमांड लाइबिलिटी बन गई है 50 करोड़, तो 50 करोड़ में से आपने 10 करोड़ किसके लिए रखने हैं, लिक्विड एसिड्स के लिए रखने हैं। ठीक है, लिक्विड एसिड्स के लिए रखने हैं आपने कितने करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या होता है, आपने 20% रखना होता है किसका, डिमांड एंड करंट लाइबिलिटीज़ का, किसके लिए, लिक्विड एसिड्स के लिए। अब उसके बाद जो भी क्या कहते हैं सेक्शन 27 है, जो हमारा मेन सेक्शन है, जो हमारा मेन टॉपिक है, सेक्शन 27 ये कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। अब लाइसेंस ग्रांट करने के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, 3 शर्तें आपको सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखती है। वो कौन सी 3 चीज़ें होती हैं कि बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, वो उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ या कंडीशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। और दूसरी क्या चीज़ है कि वो जो बैंक बनाई गई है वो अकॉर्डिंग टू लॉज एंड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट बनाई गई है कि नहीं बनाई गई। अगर बनाई गई है तो फिर ये दूसरी कंडीशन उसको पूरी हो गई। अगर कोई फॉरेन बैंकिंग कंपनी हमारे मुल्क में आती है तो उसको आप लाइसेंस कैसे देते हैं, उसको लाइसेंस आप इस तरीके से देते हैं कि आप देखेंगे अगर फॉर सपोज श्रीलंका की कंपनी, बैंकिंग कंपनी यहाँ पाकिस्तान में आकर अगर बिज़नेस करना चाहती होती है, अपनी ब्रांच खोलना चाहती होती है, तो उसमें कैसे वो खोलेगी, उसमें वो इस तरीके से खोलेगी कि उन्होंने देखना होगा, उन्हें किस चीज़ को देखना होगा, उन्हें इस चीज़ को देखना कि उस श्रीलंका में क्या हमें बैंक खोलने, जो हमारे अगर कोई बंदा जाता है, कोई हमारी बैंक जाती है, क्या उनको वो लाइसेंस ग्रांट करते हैं। अगर वो मुल्क वाले लाइसेंस ग्रांट करते हैं तो हम भी उस बैंक कंपनी को हम लाइसेंस ग्रांट कर देते हैं। तो ये है सारा क्या लाइसेंस ग्रांट करने के बारे में। ठीक है, अब हम चाहते हैं किसकी तरफ, ये जो इस्टेब्लिश होती है क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक, उनको हम इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसमें आपके पास एक प्रोसीजर पड़ा हुआ है कि आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट से देख के उसमें PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप वो PDF डाउनलोड कर लें ताकि ये आप मेरे साथ वो पढ़ते जाएँ। अब सबसे पहले जो गाइडलाइंस है अब कमर्शियल बैंक की इस्टेब्लिश करने की, वो आपको मतलब पता होनी चाहिए। अगर किसी ने कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश करनी है, अब आपके पास कोई बंदा आता है और उसको चाहता, वो कहता है कि आप हमें कमर्शियल बैंक बनानी है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए। अगर कोई बाहरी कंपनी आती है, अगर वो आपसे, आप एडवोकेट हैं, तो अगर वो आपसे आगे मशवरा करना चाहती हैं तो आप उसको कैसे लीगल एडवाइस वगैरह कर सकते हैं। अब 1989 में पाकिस्तान ने ये खोल दिए थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए, फाइनेंस सेक्टर खोल दिया था। तो उस दौरान 1994 तक बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स को इस्टेब्लिश हो गई थी। अब बहुत सारी जब कमर्शियल बैंक्स इस्टेब्लिश हुई तो किस वजह से उन्होंने कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारी प्राइवेट बैंक्स थी जो 100% स्पॉन्सर थी लोकल पर्सन से, उनके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। बैन तो नहीं कह सकते लेकिन पोस्टपोन उनको कर दिया कि आप अभी बैंक्स का बिजनेस अभी पोस्टपोन करते हैं हम आपका। जो अभी तक वो पोस्टपोन जो उन्होंने लगाई थी अभी तक वो क्या है, कंटिन्यूड है, अभी तक वो हटाई नहीं है पोस्टपोन। लेकिन जो हमारे मुल्क में बाहर के लोग आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और वो विद द हेल्प ऑफ लोकल स्पॉन्सर्स और वो मतलब जो उनके यहाँ पे लोकल एंटिटीज़ मौजूद होती हैं उनकी हेल्प से कोई बैंक यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं तो वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कमिटमेंट्स अंडरटेक की हुई हैं जिनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउड है कि वो यहाँ पाकिस्तान में आके कमर्शियल बिजनेस कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक खोल सकते हैं। अब उनकी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या हैं वो आपको इस जो PDF आपके पास है इस PDF में आपको पता लग जाएगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले जो पहली द डिटेल गाइडलाइंस, जो पहली आपके पास क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है कि वो जो आप बैंकिंग कंपनी बनाने जा रहे हैं वो कंपनी क्या होनी चाहिए, बैंकिंग पब्लिक होनी चाहिए। और पब्लिक होने के साथ साथ हमने पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस पढ़ा था बैंकिंग कंपनी बैंकिंग लॉ में, उसमें कंपनी लॉ में। जो बैंकिंग कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने प्रॉस्पेक्ट अपने शेयर्स किसी और सेल आउट करती है, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट के जरिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो वो अपने शेयर नहीं करती और उसके वो जो बाकी जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, राइटर्स वगैरह होते हैं वो मिनिमम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, जो बैंकिंग कंपनी होगी वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं भी तो इट्स ओके, आप उसको बिज़नेस स्टार्ट करने की परमिशन दे देते हैं। अब जब उन्होंने आपने बिज़नेस पर स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है तो विद इन 2 ईयर्स उसने उसको अपनी जो कंपनी अभी तक वो जो लिस्टेड कंपनी नहीं बनी तो उसने उसको लिस्टेड कंपनी बना देना है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे उसके ऊपर हमने उसको लगा देना है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आप बैंकिंग कंपनी खोलने जा रहे हैं उसके 50% शेयर्स आपने पब्लिक को दे देने हैं, वो वादा जनरल पब्लिक होने चाहिए। पब्लिक अगर 50% शेयर्स किसके होंगे, जो उस कंपनी के ओनर्स हैं उनको बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन 50% शेयर किसके होंगे, आम पब्लिक के होंगे। और तीसरी चीज़ क्या है
कि अगर आप कोई भी फॉरेन बैंक खोलना चाहते हैं, उसका मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 बिलियन मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। और उसके साथ साथ या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम आपको बताती रहेगी कि आपने कितना कितना कैपिटल रखना है। जो फॉरेन से बैंक्स आएंगी उन्होंने कितना कैपिटल रखना है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। यहाँ पे कुछ ऐसी बैंकिंग कंपनी होती हैं फॉरेन की, जो यहाँ पे आके अपनी ब्रांचेस खोलना चाह रही होती हैं। ठीक है, अगर वो एक बैंकिंग कंपनी जो ऑलरेडी ब्रिटिश में मौजूद है, वो चाहती है कि मैं अपनी ब्रांच आके यहाँ पाकिस्तान में खोलूँ, तो वो अगर ब्रांचेस के लिए कितना मिनिमम कैपिटल होता है, 3 बिलियन होता है। और उसके अलावा या इसमें के बीच में लिखा हुआ है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम वेरी करती रहेगी। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। टेबल ये कहता है कि फ्राम 60 to 50 ब्रांचेज, अगर कोई भी बैंक होगी, फॉरेन की बैंक होगी, अगर उसकी 60 से लेकर 50 तक ब्रांचेस होंगी, तो उसका मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 6 बिलियन, या वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताएगी। और अगर 50 से ज़्यादा हैं तो उसके 10 बिलियन क्या होने चाहिए, 10 बिलियन मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। और उसके अलावा या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको बताएगी वो आपने कैपिटल रखना है। एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल शैल हैव टू बी सब्सक्राइब पर्सनली बाय द स्पॉन्सर्स। जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने 20% जो भी, फॉर सपोज अगर 1 करोड़ आपकी क्या है मिनिमम कैपिटल है, तो उसमें से 20 लाख आपने खुद स्पॉन्सर जो होते हैं उन्होंने आके देना होता है। द नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स डायरेक्टर शैल नॉट बी लेस देन 7। जो डायरेक्टर्स हमने पढ़ा था लिस्टेड कंपनी में, डायरेक्टर्स कम से कम कितने होते हैं, 7 डायरेक्टर्स होते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, डायरेक्टर शैल नॉट डिस्पोज ऑफ देयर शेयर्स, वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। जब बिजनेस कमेंस हुआ है वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते 3 साल तक। और जब भी बेचेंगे अपने शेयर्स 3 साल के बाद भी, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल से लेंगे, और अदरवाइज़ वो उसको नहीं बेच सकते। द डिविडेंड ऑन द फॉरेन शेयर होल्डिंग, अब जो आपके पास जो ये बाहर से जो करेंसी वगैरह के आते हैं, ये जो चीज़ें आती हैं, उन शेयर होल्डिंग कैन बी रिमिटेड फ्रीली अब्रॉड एज पर प्रीवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। जो फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के होते हैं, जो आप किसी बॉन्ड्स वगैरह होती हैं वो आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो उसमें मतलब फ्रीली आप उन बैंक्स में आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज आर अलाउड टू कंडक्ट बिजनेस इन ब्रांच मोड एज वेल एज इन होली ऑन लोकल इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरी। अब यहाँ पे आपको ब्रांच मोड के लिए बिजनेस आपको क्या कहते हैं ग्रांट करने के लिए परमिशन दी जाती है, जो इनमें गाइडलाइन 9 बताई गई है। अब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल मीट प्रिस्क्राइब्ड फिट एंड प्रॉपर टेस्ट। अब जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी उनका टेस्ट होता है, वो उसके ऊपर पूरा उतरें। और उसके अलावा क्या कहते हैं, द ओपनिंग ऑफ अप टू 10 ब्रांचेस इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टिल 31st ऑफ द कैलेंडर ईयर। अब आपने तकरीबन 10 ब्रांचेस तो खोल लेनी है सबसे पहले। जब जिस साल में आपने किए तो आपने उस साल में कितनी ब्रांचेस खोलनी चाहिए आपको, 10 ब्रांचेस। अगर आपने जनवरी में स्टार्ट किए तो आपने 31 तक दिसंबर तक आपको टाइम होगा। अगर आपने जून में स्टार्ट किए तब भी आपके पास 31 दिसंबर तक टाइम होगा। अब ये दूसरी चीज़ है, ये तो आपको डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर के बारे में उसकी जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बता रही है। ठीक है, जो वो कैसे फिट होंगे, वो कैसे उनका क्राइटेरिया क्या होगा। अब उसमें अलावा जो इसका लास्ट पेज है, ये तो हमने सिर्फ बैंक के बारे में डिस्कस करना था कि बैंक कि आपने बैंक इस्टेब्लिश करनी है तो कैसे इस्टेब्लिश करनी है, उसकी ये गाइडलाइंस थी। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, फॉरेन की बैंक है तो उसकी ब्रांचेस के लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, वो कंपनी की टाइप कौन सी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो उसने कितने % शेयर्स जो है ना पब्लिक के लिए आम करने हैं। अब यहाँ पे है एस्टिमेटेड टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशन दे देते हैं किसी भी बैंक कंपनी के लाइसेंस के लिए, तो उसका एस्टिमेटेड टाइम कितना लगता है, 6 से लेकर 8 वीक्स तक। और अगर जिसका किसी वजह से अगर कोई लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उस पार्टी को सुनने का मौका भी दिया जाता है। वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस, अब वैलिडिटी कितनी होती है, 6 मंथ्स होती है। अगर 6 मंथ्स के बाद आपने रिन्यू नहीं करवाया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर द प्रोसेसिंग फ़ी कितनी होती है, वो 4 मिलियन होती है। एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, 4 मिलियन होती है। तो ये सारा क्या था, ये यहाँ पे हाउ टू इस्टेब्लिश अ कमर्शियल बैंक उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे एक अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द वैल्यू। अब कुछ बिजनेस ऐसा होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, उन्होंने बैंक में कुछ अपने पैसे रखवा दिए या कुछ आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू, कुछ चीज़ें रखवा दी, ठीक है, तो वो उनको फिर यूज़ नहीं करते। आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू किसे कहते हैं, जो चीज़ें आपकी लॉकर वगैरह में पड़ी होती हैं, और वो चीज़ें कुछ बंदे रखवाते हैं बैंक में, तो वो फिर उसको यूज़ नहीं करते, तो बैंक उनके लिए तकरीबन 10 साल तक वेट करती है। अगर 10 साल तक नहीं आते तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो पैसे कैसे चले जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। और सेक्शन 25A जो है वो आपको बताएगा कि जो भी बारोवर्स आते हैं तो बैंक उनकी क्या करती है, सबसे पहले उनका ये चेक करती है कि
अब वो उनकी बारोवर हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री कैसी है, वो पैसे वापस करते हैं नहीं करते, वो उन्होंने पैसे पैसे वापस लिए हैं तो कितने लिए हैं और वापस दिए हैं तो कितने दिए हैं, वो सारे के सारे जो क्रेडिट इन्फो होता है वो सारा का सारा बैंक्स के पास पहले से मौजूद होता है। अब जैसे मैंने कहा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो भी होते हैं, अगर करंट अकाउंट खोला हुआ है 10 ईयर्स ड्यूरेशन आफ्टर द लास्ट एक्टिविटी, अब उसने करंट अकाउंट है और लास्ट एक्टिविटी से कितना उसको टाइम गुजर गया है, 10 साल गुजर गए हैं। अब देखो उस अकाउंट खोला हुआ है, उसने करंट अकाउंट खोला हुआ है, लेकिन उसने 10 साल से कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो उसका अकाउंट जो उसके अमाउंट्स होगा, उसमें जो अमाउंट वगैरह पड़ा होगा उसको हम क्या करते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, फिर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से चल जाते हैं। और ये सेविंग अमाउंट क्या होता है, 10 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन आफ्टर टाइम लेप्स्ड। अब फॉर सपोज उसका टाइम कितना टाइम सेविंग अकाउंट का, 3 साल का सेविंग अकाउंट का टाइम था। अब 3 साल के बाद 10 साल गुजर के वो बंदे को कुछ पता ही नहीं है, तब भी वो क्या हो जाते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट डिक्लेयर किए जाते हैं। जब अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स डिक्लेयर किए जाते हैं तो वो फिर डिपॉजिट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। अब जहाँ पे मैंने आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू मैंने आपको बताया, उसका मतलब क्या होता है, द थिंग्स इन द लॉकर्स, उसको थिंग्स इन द लॉकर्स को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू।